हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम MHD 02 यानी कि आधुनिक हिंदी काव्य के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों, अगर आप अपने MHD एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को एट डिस्काउंट परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने ऑल 4 और 5 जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का ऑल मटेरियल एक साथ परचेज करोगे तो आपको टोटल फाइनल पेमेंट में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके लिए जस्ट आपको इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप करना है। बाकी की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। इसके अंदर एक चीज ये होती है कि जो गेस्ट पेपर होता है उसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गेस्ट पेपर के अंदर विद आंसर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स के अंदर आपको जो यूनिट है, यूनिट वाइज कंटेंट होता है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की आपको समरी मिल जाती है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कामयानी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे जिसको संदर्भ लेके चलना है वो है कामयानी, जो कि एक काव्य ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, मानव जीवन और चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों आपके हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक प्रमुख कवि हैं, नाटककार हैं, चिंतक हैं। उनका उनकी महाकाव्यात्मक कृति कामयानी केवल एक काव्य नहीं है बल्कि क्या है, भारत की संस्कृति, दर्शन, मानव जीवन और राष्ट्रीय चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राष्ट्रीयता का स्वरूप राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मानवीय मूल्यों, आत्मिक स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व पर ये आधारित है। प्रसाद जी का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति जो होती है वो उसकी संस्कृति, नैतिकता और जागरूक नागरिकों में निहित होती है। ठीक है। सो आपका कोई भी जो राष्ट्र है, राष्ट्र की शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है कि किसी भी राष्ट्र की जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति उस राष्ट्र की संस्कृति, नैतिकता और जागरूक नागरिकों में निहित होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृति को बचाया जाए, नागरिकों को जागरूक बनाया जाए। ठीक है। इसी वजह से हमें कामयानी के अंदर राष्ट्रीयता का स्वरूप देखने के लिए मिलता है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मानवीय मूल्य, आत्मिक स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, ये सारे जो वेरियस आपके पॉइंट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। केवल राष्ट्रीयता का स्वरूप या राजनीतिक सीमाएं नहीं, उसके अलावा संस्कृति, मानवीय मूल्य, आत्मिक स्वतंत्रता, ये सब भी हमें उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कामयानी में जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले उन्होंने सांस्कृतिक जागरण की बात करी है, यानी कि सांस्कृतिक जागरण के रूप में राष्ट्रीयता। तो प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना का आधार भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना का जो आधार है वो क्या है, भारत की संस्कृति और हमारी गौरवशाली परंपरा। वे राष्ट्र को केवल भौगोलिक सीमा या राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं देखते बल्कि उसे एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक इकाई मानते हैं। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नैतिक मूल्यों और सभ्यता के संरक्षण से होती है। ठीक है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं वो है सभ्यता का संरक्षण, कि किसी भी जो राष्ट्र है उसकी उन्नति उसकी संस्कृति से होती है, नैतिक मूल्यों से होती है और सभ्यता के संरक्षण से होती है। जो राष्ट्र होता है एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई वो मानते हैं। तो पहली चीज आप समझ गए कि राष्ट्रीयता उनके लिए क्या है, सांस्कृतिक जागरण के रूप में राष्ट्रीयता है, लोगों को जागरूक करना उनकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में। तो कामयानी में भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो दिखाए गए हैं। भारतीय संस्कृति के आदर्श जिसमें आपका सत्य, करुणा, समरसता, प्रेम और त्याग ये सब आता है, इस सभी को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। इसलिए उनकी राष्ट्रीयता सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप ग्रहण करती है। प्रसाद जी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन से भी प्रेरित है। तो दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देखते हैं, नव जागरण और हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जिसे यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्वाधीनता आंदोलन।
तो प्रसाद जी की जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है वो इन दोनों से भी प्रेरित थी। उन्होंने कात्यायनी में ऐसे नए मनुष्य की कल्पना की है, वो मनुष्य जो स्वतंत्र विचार वाला है, आत्मविश्वासी है, कर्मशील है और नैतिक मूल्यों से युक्त है। यह नया मनुष्य अंधविश्वास, भय, निराशा, रूढ़ियों से मुक्त होकर विवेक, आत्मबल और मानवता के आधार पर जीवन जीता है। तो एक नए मनुष्य की उन्होंने कल्पना की है। ये जो नया मनुष्य है वो कैसा है? वो जागृत है, वो किसी भी तरीके के अंधविश्वास में नहीं मानता, रूढ़ियों से वो मुक्त है, किसी भी प्रकार की जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उन्हें फॉलो वो नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर विवेक है, आत्मबल है और मानवता है। इस सब के आधार पर वो जो व्यक्ति है वो अपना जीवन जीता है। तो प्रसाद जी का मानना है कि ऐसे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक ही राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। फिर आपका है ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय हमें कात्यायनी में देखने के लिए मिलता है। तो कात्यायनी का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय है। उनके अनुसार केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं होता। जब ज्ञान सही दिशा देता है, इच्छा प्रेरणा प्रदान करती है और क्रिया उसे व्यवहार में बदलती है, तभी एक व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास संभव है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने जो विचार हैं वो संतुलित विकास के बारे में दिए हैं कि किस तरीके से ज्ञान, इच्छा और क्रिया का जो समन्वय है वो एक व्यक्ति का संतुलित विकास कर सकता है। ज्ञान क्या करेगा? सही दिशा प्रदान करेगा, इच्छा प्रेरणा प्रदान करेगी, क्रिया उसे व्यवहार में बदलती है। यह विचार भारतीय कर्मयोग की भावना से जुड़ा हुआ है तथा राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो प्रसाद जी इस समन्वय को आदर्श समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक आदर्श समाज की आधारशिला है, राष्ट्र को सशक्त बनाने की आधारशिला है भारतीय कर्मयोग की भावना। ठीक है, सो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। सबसे पहले हमने कात्यायनी जो अपना क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो कात्यायनी को संदर्भ में रखते हुए आपको बताना था जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। तो सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। फिर सांस्कृतिक जागरण के रूप में राष्ट्रीयता, एंड देन आपका नव जागरण और नए मनुष्य की परिकल्पना वो कैसे करते हैं, जो नया मनुष्य है वो कैसा है, ज्ञान और इच्छा के समन्वय की बात भी वो करते हैं। फिर आपका आता है आत्मिक स्वतंत्रता और मानवीय चेतना। तो प्रसाद जी के अनुसार राष्ट्र की उन्नति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कि किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति है वो राजनीतिक स्वतंत्रता, कि आप राजनीतिक तौर पे स्वतंत्र हो, आप आजाद हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी। वास्तविक स्वतंत्रता आपको कब प्राप्त होगी? जब आपके राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे। तो कात्यायनी में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, आत्मविश्वास और नैतिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। यही आत्मिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाती है। इसके बाद आपका आता है विश्व दृष्टि और विश्व मानवता। तो प्रसाद जी की राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर समस्त मानवता के कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है आपका प्रसाद जी की राष्ट्रीयता। ओके, तो ये किस चीज से जुड़ी हुई है? समस्त मानवता के कल्याण की भावना। यहाँ पे वो सबके कल्याण की बात करते हैं, समस्त मानवता के कल्याण की बात वो करते हैं। विशेष रूप से श्रद्धा सर्ग में प्रेम, सौंदर्य, समरसता और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त हुई है। श्रद्धा सर्ग में, ठीक है। उनके अनुसार एक आदर्श राष्ट्र वही है। कौन सा होता है एक आदर्श राष्ट्र? जो अपने हित की नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की भी चिंता करे। इस प्रकार उनकी राष्ट्रीय चेतना विश्व मानवता की भावना से ओत प्रोत है। तो कात्यायनी का एक जो प्रमुख संदेश है वो समरसता है। तो प्रसाद जी व्यक्ति और समाज, बुद्धि और भावना, प्रकृति और मनुष्य और ज्ञान और कर्म, इन सब के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहते थे। उनके अनुसार समाज में वर्ग, जाति, धर्म, विचार के संघर्ष के स्थान पर सहयोग, प्रेम और सामंजस्य होना
चाहिए। यानी कि जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का जो संघर्ष है वो नहीं करना। लोगों में क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और यही समरसता राष्ट्र एकता और सामाजिक विकास का आधार बनती है। तो कात्यायनी भारतीय संस्कृति के गौरव, उसकी जीवन दृष्टि और दार्शनिक परंपरा को पुनः स्थापित करती है। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति को विश्व के लिए मार्गदर्शक मानते हैं। ठीक है, तो क्या मानते हैं प्रसाद जी? जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर सकती है। तो उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का जो मूल संदेश है वो मानवता, सहिष्णुता, करुणा और आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए वे सांस्कृतिक आत्मगौरव को राष्ट्रीय चेतना का आवश्यक तत्व मानते हैं। किसको? सांस्कृतिक आत्मगौरव को, कि अपनी संस्कृति पे हमें गौरव फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, और यही राष्ट्रीय चेतना का एक आवश्यक तत्व होता है। तो प्रसाद जी ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ पे ज्ञान, नैतिकता, संस्कृति, कर्म, इस सब से किसी मानव का विकास हो। उनके अनुसार राष्ट्र का निर्माण केवल शासन या शक्ति से नहीं हो सकता, बल्कि कैसे हो सकता है? जब जो नागरिक हैं वो जागरूक हों, उच्च आदर्शों का पालन करें और सांस्कृतिक मूल्य हो। तो इस प्रकार कात्यायनी एक आदर्श समाज और राष्ट्र की स्थापना का संदेश देती है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि कात्यायनी में जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना अत्यंत व्यापक और हमें मानवीय रूप में देखने के लिए मिलती है। उनकी राष्ट्रीयता राजनीतिक सीमाओं तक सीमित ना होकर उसमें हमें भारतीय संस्कृति, नव जागरण, आत्मिक स्वतंत्रता, ज्ञान, इच्छा, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो ये केवल एक बड़ा महाकाव्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना और आदर्श राष्ट्र निर्माण का एक दार्शनिक घोष भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अंतर्निहित आधुनिकता के बोध का आपको विवेचन करना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है, ठीक है, उस काव्य में हमें कौन कौन से आधुनिक तत्व देखने के लिए मिलते हैं, कैसे हमें आधुनिकता का उसमें बोध होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद दोस्तों हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, नाटककार और चिंतक हैं। ठीक है, और उनके काव्य में भारतीय संस्कृति के गौरव के साथ साथ आधुनिक युग की चेतना भी दिखाई देती है। ठीक है, आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? भारतीय संस्कृति का गौरव भी आपको उसमें देखने के लिए मिलता है, और आधुनिक युग की चेतना भी उसमें देखने के लिए मिलती है। तो उनका आधुनिकता बोध केवल पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, मानवीय मूल्य, व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना का एक समन्वित रूप है। प्रसाद ने अपने काव्य में आधुनिक जो मनुष्य हैं उनकी समस्याओं, संवेदनाओं और उसके विकास की संभावनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, सो इसके अंदर हम उनकी जो आधुनिकता के हमें तत्व देखने के लिए मिलते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो नवजागरण और स्वाधीन मनुष्य की वो परिकल्पना करते हैं, उनके जो उनका भावबोध का आधार है और भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की चेतना है। उन्होंने गाइस कैसे मनुष्य की कल्पना की है? फिर से यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही है, ध्यान से सुनो। वे ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं जो मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो। वे व्यक्तियों को रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक बंधनों से मुक्त कर उसकी स्वतंत्र पहचान को स्थापित करना चाहते हैं। उनके काव्य में स्वाधीन मनुष्य की अवधारणा आधुनिकता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। वे व्यक्ति की स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और आत्म अनुभूति को विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, किस किस चीज को विशेष महत्व देते हैं? वो व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को, उस व्यक्ति के आत्म सम्मान को, ठीक है, आत्म अनुभूति को, इन सब चीजों को वो विशेष महत्व देते हैं। स्वानुभूति और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्रसाद के काव्य में व्यक्ति की निजी अनुभूतियों और आंतरिक संवेदनाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मनुष्य के अंतर्मन, ठीक है, बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मनुष्य के
अंतर्मन, उसकी भावनाओं, संघर्षों और आत्मचिंतन को अधिक महत्व दिया। यह प्रवृत्ति आधुनिक साहित्य की प्रमुख विशेषता है, जहाँ व्यक्ति और उसकी चेतना केंद्र में होती है। प्रसाद का साहित्य ऐसे समय में लिखा गया था, कब लिखा गया था? जब भारत स्वाधीनता आंदोलन से गुजर रहा था। ठीक है, कब लिखा गया था? जब हम स्वाधीनता आंदोलन से गुजर रहे थे तथा विश्व दो महायुद्धों के बीच गहरे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी था। ऐसी परिस्थितियों ने, ये जो सिचुएशन थी, इसकी वजह से उनकी दृष्टि आधुनिक हुई। उन्होंने बदलते समाज, मानवीय संकटों, संघर्षों और नए मूल्यों को अपने काव्य में स्थान दिया। इस प्रकार उनका आधुनिकता बोध अपने समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रसाद की आधुनिकता अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ी हुई है। उन्होंने अतीत के सांस्कृतिक गौरव को स्वीकार करते हुए, ठीक है, उन्होंने अतीत के सांस्कृतिक गौरव को स्वीकार करते हुए उसे वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार नए अर्थ प्रदान किए हैं। मतलब जो अतीत है, अतीत के गौरव को स्वीकार करो और आज की जो चीजें हैं उनको भी नए अर्थों में उन्होंने बताया। अतीत का गौरव समझो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो उनकी दृष्टि में आधुनिकता का अर्थ परंपरा का विरोध नहीं है, बल्कि क्या है? परंपरा और नवीनता का संतुलित समन्वय है। यही कारण है कि उनके काव्य में भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन दृष्टि साथ साथ चलती है। समझ रहे हो? तो कात्यायनी का आप इसमें जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ये प्रसाद की आधुनिक चेतना का सबसे महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने कात्यायनी में जो आज के समय का मनुष्य है, उस मनुष्य के मानसिक संघर्षों को, अकेलेपन को, असंतुलन को और उस मनुष्य के जीवन की जटिलताओं का एक गहन चित्रण किया। तो इस महाकाव्य में प्रसाद ने आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान ज्ञान, इच्छा और क्रिया में समन्वय में खोजा है। उनके अनुसार जब विचार, भावना और कर्म में संतुलन स्थापित होता है, तभी व्यक्ति और समाज का समग्र विकास संभव होता है। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि प्रसाद जी की आधुनिकता संकीर्ण राष्ट्रवाद तक, मतलब कि केवल राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम, जितने भी मानव है, ठीक है, उनके प्रति प्रेम, सह अस्तित्व, शांति, विश्व बंधुत्व की भावना हमें दिखाई देती है। वे मानव को जाति, धर्म, राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व मानव के रूप में देखते हैं। यही दृष्टि उनके आधुनिक भावबोध को व्यापक बनाती है। ठीक है, तो वो मानव को किसके रूप में देखते हैं दोस्तों? विश्व मानव के रूप में देखते हैं, और उनके आधुनिक भावबोध को व्यापक बनाती है उनकी यही दृष्टि कि वो आधुनिक है। तो प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण केवल सौंदर्य वर्णन के लिए नहीं, ठीक है, प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण केवल सौंदर्य के वर्णन के लिए नहीं, बल्कि उसे मानवीय भावनाओं और चेतना का प्रतीक बनाया। उनके लिए प्रकृति मनुष्य के सुख दुख, आशा निराशा, आध्यात्मिक अनुभवों की सहयात्री है। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण उनके आधुनिक संवेदनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया, जो कि उनके आधुनिक संवेदनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। तो प्रसाद की आधुनिकता उनके विचारों के साथ साथ भाषा और शिल्प में भी दिखाई देती है। ठीक है, उनकी जो आधुनिकता है उनके विचारों में दिखती है, भाषा में दिखती है, शिल्प में दिखती है। उन्होंने हिंदी कविता को एक नई भाषा दी, सूक्ष्म कल्पना तथा नए सादृश्य प्रदान किए हैं, नवीन बिंब प्रदान किए हैं। हिंदी भाषा को, जो हिंदी काव्य की जो भाषा है उसके अंदर उन्होंने भावपूर्ण, कलात्मक, दार्शनिक गहराई से युक्त जो चित्रण है वो किया है। इससे हिंदी कविता को नई अभिव्यक्ति और नई दिशा मिली है। तो प्रसाद के काव्य में आधुनिक मनुष्य की पीड़ा, प्रेम, संघर्ष, आशा, निराशा, करुणा और आत्म संघर्ष का अत्यंत संवेदनशील चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कात्यायनी, जो आधुनिक मनुष्य के भाव जगत और उसके मानसिक संघर्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं। यही मानवीय संवेदना और आधुनिक बोध की बड़ी विशेषता है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद के काव्य में जो भी हमें आधुनिकता का बोध होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि नवजागरण और स्वाधीन मनुष्य की वो कल्पना करते हैं,
और स्व अनुभूति और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। एक जो व्यक्ति है उनके आधुनिक साहित्य में व्यक्ति और उसकी जो चेतना है, ठीक है, वो केंद्र में है। उसके अलावा जो परिस्थितियां हैं उसके भीतर आधुनिक दृष्टि का उन्होंने विकास किया। स्वाधीनता आंदोलन की परिस्थिति से देश गुजर रहा था। आधुनिकता का जो अर्थ है वो समझाया कि केवल विरोध करना आधुनिकता का अर्थ नहीं होता है, बल्कि परंपरा और नवीनता के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, तो आप आधुनिक हो। यही कारण है कि उनके काव्य में भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन दृष्टि साथ साथ चलती हैं। ठीक है, फिर कात्यायनी का आप उदाहरण देकर समझा सकते हो। वो व्यक्ति को विश्व का व्यक्ति मानते हैं, ठीक है, विश्व मानवता की बात करते हैं। उनका दृष्टिकोण काफी व्यापक है, संकीर्ण राष्ट्रवाद वो नहीं, संकीर्ण बातें वो नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति वो संवेदनशील है। भाषा और शिल्प में आधुनिकता देखने के लिए मिलती है। उनकी कृतियों के बारे में आप बता दोगे तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप निष्कर्ष दे दोगे कि जयशंकर प्रसाद का आधुनिकता बोध भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता की चेतना, सांस्कृतिक गौरव, विश्व मानवता के समन्वय पर आधारित है। उन्होंने आधुनिक जीवन की समस्याओं का जो समाधान है वो ज्ञान, इच्छा और क्रिया के संतुलन में खोजा। उनके काव्य में हमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय मिलता है जो आज भी प्रासंगिक है। इसी कारण वे हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के सशक्त प्रवक्ता माने जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा जिसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के गंगा परक काव्य का परिचय देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट्स आप लोग रुकिए। ओके, सो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गंगा परक काव्य का परिचय दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक तथा भारतेंदु युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में, अब ध्यान से सुनना, किस किस तरीके से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य को राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक गौरव से समृद्ध किया। उनके गंगा परक काव्य में गंगा केवल एक पवित्र नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था, काशी की पहचान और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने रीतिकालीन परंपरा से हटकर गंगा का यथार्थ प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत किया है। सो यहाँ पे हम उनके गंगा परक काव्य का परिचय देंगे जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं गंगा वर्णन, जो कि उनकी प्रमुख गंगा परक रचना है। इसमें वो गंगा की परंपरा, पवित्रता, महिमा, इस सब के बारे में, उसके सांस्कृतिक वैभव का एक अत्यंत सुंदर चित्रण करते हैं। कवि ने गंगा को मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, भारतीय संस्कृति की जीवन धारा के रूप में प्रस्तुत किया है। गंगा छवि वर्णन जो एक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र में, यह सत्य हरिश्चंद्र नाटक का एक अंश है। इसमें संध्याकालीन जो गंगा है, संध्याकालीन गंगा का मनोहरी दृश्य, बहती हुई जलधारा, नौका विहार, लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की किरणें तथा काशी के घाटों का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। यह वर्णन भारतेंदु की प्रकृति दृष्टि और चित्रात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा परक काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें दास्य भाव की भक्ति है। भारतेंदु के गंगा परक काव्य में भक्ति भाव प्रमुख है। वे स्वयं को गंगा माता का विनीत सेवक मानते हैं और उनसे अपने पापों, दुखों तथा मानसिक संतापों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। हमें उनकी भक्ति में विनम्रता, श्रद्धा, आत्मसमर्पण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। फिर वो गंगा की जो प्राकृतिक चित्रण है उसका चित्रण यथार्थ परक तौर पे करते हैं। उन्होंने गंगा का केवल धार्मिक या अलौकिक रूप ही नहीं बल्कि गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बहती हुई लहरों, सूर्यास्त की सुनहरी किरणों, नौकाओं, घाटों, जल में पड़ते बिंबों का अत्यंत कलात्मक और यथार्थपूर्ण वर्णन किया है। भारतेंदु को गंगा परक काव्य काशी की सांस्कृतिक आत्मा को भी अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका आया क्या कि दास्य भाव की भक्ति हम देखते हैं जिसके अंदर हमें विनम्रता, श्रद्धा और आत्मसमर्पण देखने के लिए मिलता है क्योंकि वे गंगा माता के सेवक के रूप में हैं। भारतेंदु ने उनका केवल धार्मिक और अलौकिक रूप ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया कि कैसे उनकी लहरें बहती हैं, सूर्यास्त की सुनहरी किरणें जब पड़ती हैं, नौकाओं का वर्णन, घाटों का वर्णन वो करते हैं और काशी की सांस्कृतिक चेतना का वर्णन करते हैं। यानी कि काव्य में काशी की जो आत्मा है,
वो अच्छे तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त की है। उनके लिए जो काशी की पहचान है वो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का केंद्र है। गंगा गंगा काशी की पहचान है। उनके काव्य में काशी का आध्यात्मिक वातावरण, जो वहाँ के घाट हैं, उनकी भव्यता और धार्मिक जीवन जो है उसका एक सुंदर चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या क्या? काशी का आध्यात्मिक वातावरण, घाटों की भव्यता, धार्मिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। तो भारतेंदु ने गंगा को केवल धार्मिक प्रतीक नहीं माना, बल्कि भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक उन्होंने बनाया उसे, केवल धार्मिक प्रतीक नहीं। तो उनके काव्य में हमें मातृभूमि, भारतीय संस्कृति तथा सनातन परंपरा के प्रति गहरा सम्मान और गौरव देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार उनका गंगा परक काव्य राष्ट्रीय चेतना को भी सुदृढ़ करता है। भारतेंदु का जो गंगा परक काव्य है वो मुख्यतः दोस्तों ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। उनकी भाषा सरल है, मधुर, प्रभावपूर्ण है और चित्रात्मक है। उन्होंने बोलचाल के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिससे काव्य सहज और प्रभावशाली बन गया। गंगा परक काव्य में कवित्त, सवैये, दोहे इन छंदों का प्रयोग करते हैं। इन छंदों के माध्यम से उन्होंने भावों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। तो भारतेंदु के जो गंगा परक काव्य है उसकी एक और विशेषता है, क्या? कि उसके अंदर हमें भक्ति, प्रकृति और संस्कृति का समन्वय मिलता है। तो गंगा के माध्यम से उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ अभिव्यक्त किया है। गंगा को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, रीतिकालीन परंपरा से हटकर यथार्थपरक और प्राकृतिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। काशी की सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली वर्णन किया। भक्ति और राष्ट्र प्रेम का समन्वय आधुनिक हिंदी काव्य में गंगा परक काव्य धारा को नई दिशा भी प्रदान की है। ठीक है, फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो गंगा परक काव्य है वो भारतीय संस्कृति, भक्ति, प्रकृति, राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत संगम है। उन्होंने गंगा को केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं माना, बल्कि उसे भारत की सभ्यता, काशी की पहचान और राष्ट्रीय गौरव का क्या बनाया? प्रतीक बनाया। भारत की सभ्यता, काशी की पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाया। उनकी गंगा वर्णन या सत्य हरिश्चंद्र की गंगा छवि वर्णन जैसे काव्यांश उनकी प्रकृति की दृष्टि, भाव, भक्ति भाव, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय प्रतिभा को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में समझाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको प्रगतिवादी काव्य आंदोलन के विकास में पंत का जो योगदान है उसे स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। उनकी काव्य यात्रा निरंतर विकासशील रही। प्रारंभिक चरण में, ठीक है, प्रारंभिक चरण में क्या है? वे सौंदर्य कल्पना के कवि थे, किंतु समय के साथ उन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत ने समय के साथ समाज के यथार्थ, वर्ग संघर्ष, श्रमिक जीवन और प्रगतिशील विचारधारा की ओर मुड़े। इस प्रकार उन्होंने छायावाद से प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हुए हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो वो क्या करा उन्होंने? वो छायावाद से किसकी तरफ गए? प्रगतिवाद की तरफ गए और हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पंत की काव्य यात्रा की हम बात करेंगे तो छायावाद से प्रगतिवाद की ओर संक्रमण हुआ। तो पंत की काव्य यात्रा का दूसरा चरण है समाजनिष्ठा, प्रगतिशील, मार्क्सवादी चरण। उन्होंने छायावादी कल्पना और वैयक्तिक भावभूमि से आगे बढ़कर समाज की वास्तविक समस्याओं, आर्थिक विषमता और मानव जीवन के संघर्ष, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, किस किस के बारे में लिखा है उन्होंने? समाज की वास्तविक जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो लिखते हैं, विषमताओं के बारे में लिखते हैं और जो एक मानव है, एक मानव के जीवन के संघर्ष के बारे में वो लिखते हैं। इससे हिंदी कविता में प्रगतिशील चेतना को सशक्त आधार मिलता है। प्रगतिवादी चरण में पंत ने समाज के शोषित, पीड़ित और उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को स्वर दिया। ठीक है, समाज का
वो वर्ग दोस्तों जो शोषित है, पीड़ित है, उस वर्ग की समस्याओं को स्वर दिया। उन्होंने गरीबी, असमानता, अन्याय, शोषण इस सब का चित्रण किया। उनकी कविता केवल सौंदर्य वर्णन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा भी बनती है। युगांत के माध्यम से नवीन युग की घोषणा करते हैं। तो युगांत में पंत ने क्या करा, जो जर्जर सामाजिक व्यवस्था है, रूढ़ियां हैं, पुरानी परंपराओं के अंत की घोषणा की। उन्होंने ऐसे नए समाज की कल्पना की जो समानता, न्याय और प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित हो। यह कृति प्रगतिवादी चेतना की उद्घोषक मानी जाती है। युगवाणी में पंत ने प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। तो युगवाणी, युगांत, आप इसके बारे में बताओगे। युगवाणी में उन्होंने समाज के परिवर्तन, श्रमिक वर्ग की चेतना, समानता, मानव मुक्ति, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर आपका ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हैं वो, कि जो भारत के गांव हैं वहां पे लोगों का वास्तविक जीवन कैसा है, किसानों की दयनीय स्थिति, गरीबी, शोषण, सामाजिक विषमता, इस सब का चित्रण करते हैं। इस कृति ने हिंदी कविता को ग्रामीण यथार्थ से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रगतिवादी चरण में पंत की कविता केवल कल्पनाशीलता नहीं रही, बल्कि वैचारिक और यथार्थवादी बन गई। ठीक है, तो प्रगतिवादी चरण में पंत की जो कविता है वो कल्पनाशील नहीं है, बल्कि वैचारिक और क्या है, यथार्थवादी है। मतलब वो कल्पना में नहीं लिख रहे हैं, जो सत्य है, विचार, यथार्थ, उसका चित्रण कर रहे हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए समाज सुधार, समानता, मानवीय मूल्य का समर्थन किया। उनकी कविता में विचार और संवेदना का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। तो छायावाद में पंत प्रकृति के कोमल, सौंदर्यमय और रमणीय रूप के कवि थे। छायावाद में जब तक वो रहे, वो क्या कर रहे थे उस टाइम प्रकृति का जो वर्णन है ना वो कर रहे थे। पर प्रगतिवादी दौर में उन्होंने प्रकृति के कठोर, संघर्षपूर्ण और जो वास्तविक रूप का चित्रण किया है। जैसे कि अब जो चीजें हैं उसका वास्तविक वर्णन वो प्रगतिवादी रूप में जब आ जाते हैं तब करते हैं। तो वर्षा की भयावह रात, तेज आंधी, प्रकृति के उग्र रूपों का वर्णन उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। पंत के प्रगतिवादी काव्य में हमें मानव कल्याण, श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय, समानता की भावना, ये सब देखने के लिए मिलती है। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति न मानकर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम माना। यही दृष्टि उन्हें प्रगतिवादी आंदोलन का महत्वपूर्ण कवि बनाती है। हिंदी कविता को उन्होंने एक नई दिशा दी। तो छायावादी भावुकता से आगे बढ़कर हिंदी कविता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। यह सिद्ध किया कि कविता केवल व्यक्तिगत अनुभूति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का, संघर्षों का, आकांक्षाओं की भी सशक्त अभिव्यक्त हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा को वैचारिक मजबूती और साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। तो सुमित्रानंदन पंत ने अपनी काव्य यात्रा में प्रगतिवादी चरण में हिंदी कविता को क्या किया दोस्तों, नई सामाजिक चेतना और यथार्थवादी दृष्टि प्रदान की। क्या क्या किया, नई सामाजिक चेतना और यथार्थवादी दृष्टि प्रदान की है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य जैसी कृतियों के माध्यम से वो रूढ़ियों का विरोध करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण जीवन, श्रमिक वर्ग, समानता, मानवीय मूल्यों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार पंत ने प्रगतिवादी काव्य आंदोलन को वैचारिक गहराई प्रदान की, सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यापक मानवीय दृष्टि प्रदान कर हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे ये हमारा इसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का, हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, उस सब के बारे में लिंक्स मिल जाएंगे। एंड एक और हमारा चैनल है लाइव चैनल, जिसपे भी आपको MHD2 के यूनिट वाइज कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, MHD02 का। तो वो चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार लिंक्स पे जाके जरूर चेक कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा इसके नीचे कमेंट करके जरूर बताना।